एक एक करके बात करते हैं। मनोरंजन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? रैपिड फायर राउंड में चलेंगे फटाफट हम, ताकि प्रश्नों को देख लें। प्रश्नों की संख्या 100 है। द लिटरल मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन इज पुनर्निर्माण, रिबिल्डिंग, पुनर्जीवन, रिक्रिएशन, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, या पुनर्मूल्यांकन, रीअसेसमेंट। तो यहां पर अगर हम बात करें मनोरंजन के संदर्भ में, हम बात करते हैं पुनर्जीवन या रिक्रिएशन। ठीक है ना, आप मनोरंजन को हम रिक्रिएशन के तौर पर ही जानते हैं, तो बस वही ये नाम आ जाता है। निम्न में से कौन मनोरंजन का क्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड ऑफ रिक्रिएशन? सांस्कृतिक गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, खेल एवं क्रीड़ा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, प्रशासनिक दंड, एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट, या सामाजिक गतिविधियां, सोशल एक्टिविटीज। तो रिक्रिएशन या मनोरंजन के अंतर्गत जो नहीं आएगा दैट इज प्रशासनिक दंड, एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट इसके अंतर्गत नहीं होता है। मनोरंजन कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन प्रोग्राम इज स्वैच्छिक सहभागिता, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, कठोर अनुशासन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, या परीक्षा, एग्जामिनेशन। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है खुद की इच्छा। यदि आपको मन है, ठीक है ना, इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेने का, तब वो ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से आपके लिए काम करता हुआ नजर आएगा। तो स्वैच्छिक सहभागिता या इनवॉलंटरी पार्टिसिपेशन। कैंप की सफलता का प्रमुख आधार क्या है? द मेजर बेसिस ऑफ अ सक्सेसफुल कैंप इज भोजन, फूड, नेतृत्व, लीडरशिप, वर्दी, यूनिफॉर्म, या परिवहन। ठीक है, तो यहां पर कैंप की सफलता का सबसे जो प्रमुख आधार है वो होता है नेतृत्व। कौन? वो व्यक्ति है जो कि निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है, लोगों के साथ में मनोरंजन या जो कैंप है उनको या उनका संचालन कर रहा है। बाकी के जो फैक्टर्स है वो उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। निम्न में से कौन कैंप का प्रकार नहीं है? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कैंप? शैक्षणिक कैंप, एजुकेशनल कैंप, स्वास्थ्य कैंप, हेल्थ कैंप, राजनीतिक चुनाव कैंप, पॉलिटिकल इलेक्शन कैंप, या स्काउट कैंप। तो जो नहीं है, कैंप तो सभी में आ रहा है, लेकिन जो पर्टिकुलरली हम कैंपिंग में शामिल नहीं करते हैं वो होता है पॉलिटिकल इलेक्शन कैंप या राजनीतिक चुनाव कैंप। डे कैंप की विशेषता क्या है? अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डे कैंप इज रात्रि विश्राम होता है, ओवरनाइट स्टे, एक ही दिन में समाप्त, कंप्लीटेड विद इन अ डे, एक माह तक चलता है, रन फॉर अ मंथ, या केवल खिलाड़ियों हेतु, ये केवल एथलीट, ओनली फॉर एथलीट्स, केवल खिलाड़ियों के लिए है। तो डे कैंप की बात हो रही है, डे का मतलब ही दिन है, तो जो आएगा कि कंप्लीटेड विद इन अ डे, एक ही दिन में इसे समाप्त होना है, एक ही दिन में समाप्त होगा। कैंप स्थल चयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन सेलेक्टिंग अ कैंप साइट इज सेफ्टी, सुरक्षा, सजावट, डेकोरेशन, बाजार की निकटता, नियरनेस ऑफ टू मार्केट, या मनोरंजन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क। तो जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो होता है क्योंकि वहां पर जितने भी साथी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वहां किसी प्रकार से कैंपिंग में शामिल है, तो पहली आवश्यकता हो जाती है कि उनकी जो सेफ्टी है वो सर्वोपरि होगी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटना या अप्रिय घटना ना घटे। लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली में क्या होता है? इन अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल निर्णय अकेला नेता लेता है, लीडर अलोन डिसाइड्स, समूह सहभागिता होती है, ग्रुप पार्टिसिपेशन अकर्स, कोई नियम नहीं होते, नो रूल्स एग्जिस्ट, अनुशासन नहीं होता, नो डिसिप्लिन। जब हम डेमोक्रेटिक बात करते हैं, हमारा देश जो है डेमोक्रेसी में है, तो वहां पर क्या है, सभी को चुनाव में अपना वोट देने का अधिकार मिलता है, तो यहां पर भी उसी हिसाब से क्या है, समूह सहभागिता होती है। सत्तावादी नेतृत्व की विशेषता क्या है? अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज डेमोक्रेटिक की बात कर ली तो ऑटोक्रेटिक की बात भी करनी पड़ेगी, तभी हम दोनों चीजों को समझ पाएंगे, और दोनों के आधार पर यदि किसी प्रकार से क्वेश्चन बन करके आ जाए तो हमको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। समूह के निर्णय, कलेक्टिव डिसीजंस, नेता द्वारा निर्णय, डिसीजंस बाय लीडर अलोन, स्वतंत्रता, कंप्लीट फ्रीडम, या मतदान, वोटिंग सिस्टम। सत्तावादी नेतृत्व की बात जब होती है तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि ऑटोक्रेसी में एक ही व्यक्ति जो है वो निर्णय लेता है,
और वो थोपे भी जाते हैं। तो नेता द्वारा निर्णय, डिसीजन बाय लीडर अलोन। अब वो सामने वाले को पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो एक अलग बात है। कैंप की योजना का पहला चरण क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंप प्लानिंग? मूल्यांकन, इवेल्युएशन, रिपोर्ट लेखन, रिपोर्ट राइटिंग, समापन क्लोजर, या उद्देश्य निर्धारण, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे महत्वपूर्ण या कह दें कि पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम उसके उद्देश्य का निर्धारण करें कि भैया कैंप जो भी लगाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, उसी के आधार पर आगे की सारी तैयारियां की जाती हो। फॉर्मेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है? व्हेन इज फॉर्मेटिंग इवेल्युएशन कंडक्टेड? कार्यक्रम के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोग्राम, कार्यक्रम समाप्ति पर, आफ्टर कंप्लीशन, पूर्व में, बिफोर प्रोग्राम, या कभी नहीं, नेवर, कि कभी भी नहीं की जाती। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है वो कार्यक्रम के दौरान की जाती है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम। समापन मूल्यांकन किया जाता है, समेटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड। आप फॉर्मेटिव की बात करते हो, समेटिव जब भी आप किसी एक किसी फैक्टर को देखो, किसी पॉइंट को देखो, किसी टॉपिक को देखो, तो उससे मिलते जुलते या उसके साथ में और किन चीजों को समझा जा सकता है उस पर जरूर ध्यान देना है, क्योंकि कई बार चीजें छूट जाती है। ठीक है ना, ऐसे ही हम यहाँ पर भी कोशिश की है। ऑटोक्रेटिक लाए तो डेमोक्रेटिक, और यहाँ पर फॉर्मेटिव है तो समेटिव भी। प्रारंभ में, एट द बिगिनिंग, दौरान, ड्यूरिंग प्रोग्राम, अंत में, एट द एंड, या प्रतिदिन, डेली। तो समेटिव है, समापन मूल्यांकन है, हिंदी में बड़ा अच्छे समझ में आ रहा है तो अंत में एट द एंड ही होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि हो सकता है कभी हिंदी में यह समापन ना लिखा हुआ आए, समेटिव ही लिखा हुआ आए, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? अर्जुन अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1954, 1961, 1975 या 1985। प्रश्न संख्या 13। ठीक है ना, इसमें अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड की तो ये ऑप्शन बी 1961 में हुआ था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम क्या था, या पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? द फॉर्मर नेम ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न वॉज अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो अगर हम बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, उसे ही बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स आर जनरली प्रेजेंटेड ऑन, किस दिन किए जाते हैं? 29 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी, या 2 अक्टूबर। थोड़ा सा ये भी लिख करके भेजो कि अगर किसी पर्टिकुलर दिन पे दिए जाते हैं तो वो दिन उसी दिन पर ही क्यों दिए जाते हैं, फटाफट लिख करके भेजो। यहाँ पे हम बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की तो 29 अगस्त को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और 29 अगस्त को क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, बर्थडे है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया जवाब, बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे रहे हैं। बर्थ ऑफ दद्दा, गुड। साई की स्थापना हुई थी, साई वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1984 1984, 1991 1991, 1972 1972 या 1961 1961। एक चीज ध्यान रखना कि सन को जो वर्ष होते हैं, ईयर होते हैं, इनको थोड़ा सा रिवीजन में जरूर ले लेना, क्योंकि ये कई बार हमको कंफ्यूज कर जाते हैं और हो सकता है एग्जामिनर बहुत स्पेसिफिकली दिन के साथ में, महीने के साथ में, वर्ष के साथ में पूछ ले तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। साई की बात करें तो साई जो है वो 1984 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। कैंप रिपोर्ट में शामिल नहीं होता, क्या शामिल नहीं होता? अ कैंप रिपोर्ट डज नॉट इंक्लूड उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, व्यय विवरण, एक्सपेंडिचर डिटेल्स, या व्यक्तिगत बैंक खाता, पर्सनल बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जो कैंप रिपोर्ट होती है उसमें किसी भी व्यक्ति के पर्सनल बैंक डिटेल की कोई बात नहीं होगी। किसी को पैसा भेजना भी है, कोई खर्चा हुआ है तो वो व्यय आय व्यय में आ जाएगा, लेकिन यहाँ जब रिपोर्ट जनरेट होती है उसमें इस प्रकार की जानकारी नहीं रखी जाती। ठीक है, लेकिन आय व्यय विवरण कितना हुआ, उपलब्धियां क्या रही, उद्देश्य क्या रहा, ये कैंप रिपोर्ट का पार्ट हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत बैंक खातों की जानकारी नहीं दी जाती। कैंपिंग शिक्षा का संबंध किस शिक्षा दर्शन से अधिक है? कैंपिंग एजुकेशन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू
अनुभवात्मक शिक्षा एक्सपेरियंशियल लर्निंग, रटंत शिक्षा रोट लर्निंग, औपचारिक परीक्षा फॉर्मल एग्जामिनेशन, या दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग। तो कैंप में यदि कोई भी बच्चा मौजूद है तो वो बहुत सारी चीजों का अनुभव लेता है। कई बार हो सकता है कि वो पहली पहली बार उन चीजों से रूबरू हो। तो इसे अगर हम देखें तो एक्सपेरियंशियल लर्निंग या अनुभवात्मक शिक्षा है ये, मतलब कि वो अनुभवों से सीख रहा है। मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावना का विषय है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? रिक्रिएशन इज नॉट अ मैटर ऑफ मोशन बट ऑफ इमोशन हुज फेमस स्टेटमेंट इज दिस। जब हम रिक्रिएशन मनोरंजन की बात करते हैं तो ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। जोसेफ ली, रोमनी, जॉन डेवी, या एच डी मेयर। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो परिभाषा है, रिक्रिएशन इज नॉट अ मैटर ऑफ मोशन बट ऑफ इमोशन, ठीक है। तो यहां पर इस परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो ये परिभाषा जो है वो किसकी होगी? ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं, एक मिनट रुको। ठीक है, ये जो बेसिकली ध्यान रखना, ये जोसेफ ली और जॉन डीवी दोनों के संदर्भ में है। तो अगर यहां पर हम बात करें तो बहुत जगह जो है ये जॉन डीवी के नाम से दे रखी है, ठीक है। तो और पुराने जो एग्जाम पेपर है उसमें जॉन डीवी को प्रमुख रूप से सही माना है। यदि हमने कहीं आधार ले लिया तो आधार के चक्कर में हम ये सवाल जो है गलत कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको अपडेट कर लेना। आगे बात करते हैं, संस्थागत मनोरंजन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिक्रिएशन? सार्वजनिक पार्क में घूमना, वॉकिंग इन अ पब्लिक पार्क, जेल या अस्पतालों में आयोजित कार्यक्रम, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड इन प्रिजन्स और हॉस्पिटल, परिवार के साथ पिकनिक, पिकनिक विद फैमिली, या व्यावसायिक सिनेमा देखना, वॉचिंग कमर्शियल सिनेमा। संस्थागत मनोरंजन की बात करें, अब यहां पर हमको संस्था देखनी है, ठीक है ना। अब संस्थागत मनोरंजन की अगर हम बात करें जहां पर किसी संस्था के अंदर मनोरंजन कराया जा रहा है, तो जेल या अस्पताल यहां पर संस्था के तौर पर है, और वहां पर जो आयोजित कार्यक्रम है उनको हम संस्थागत मनोरंजन के अंतर्गत मानेंगे। सामुदायिक मनोरंजन का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? कम्युनिटी रिक्रिएशन इज मैनेज्ड बाय हुम? गांव या शहर के सार्वजनिक संगठनों या सरकार के द्वारा, बाय पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स ऑफ विलेज और टाउन? किसी निजी कंपनी के द्वारा, बाय अ प्राइवेट कंपनी? एक अकेले व्यक्ति के द्वारा, बाय अ सिंगल इंडिविजुअल? अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा, बाय इंटरनेशनल एजेंसीज? तो कम्युनिटी का मतलब जहां पर हम समुदाय की बात करें, समुदाय कहाँ होगा? गांव या शहर में होगा, और वहां पर जो वो भाग ले रहे हैं वो वहां आयोजित कोई एक्टिविटी है तो सरकार के द्वारा भी आयोजित हो सकती है, लेकिन वहां पर पार्टिसिपेशन जो है कम्युनिटी का रहेगा। किसी कैंप या शिविर की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम क्या हो सकता है या क्या होता है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप फॉर द सक्सेस ऑफ अ कैंप? कैंप का स्थान बदलना, चेंजिंग द कैंप लोकेशन, केवल कैंप के दिनों में काम करना, वर्किंग ओनली ड्यूरिंग कैंप डेज, महंगे उपकरणों की खरीद, परचेजिंग एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, या सूक्ष्म एवं पूर्ण नियोजन, मेटिकुलस एंड एडवांस प्लानिंग? तो जितनी बढ़िया तरीके से प्लानिंग करोगे उतने ही बढ़िया तरीके से रिजल्ट निकल करके आएगा। तो सूक्ष्म और पूर्व नियोजन यदि करते हैं तो ये किसी भी कैंप की सफलता के लिए प्रमुख पिल्लर है। शिविर में कैंप फायर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंप फायर प्रोग्राम इन अ कैंप? रात के अंधेरे को दूर करना, टू रिमूव डार्कनेस ऑफ नाइट, शिविरार्थियों की छिपी प्रतिभा को निखारना और सामाजिक और उसकी सामाजिकता बढ़ाना, टू शोकेस हिडन टैलेंट्स ऑफ कैंपर्स एंड प्रमोट सोशलाइजेशन, केवल जंगली जानवरों को डराना, ओनली टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, या कैंप का अनुशासन भंग करना, टू डिसरप्ट कैंप डिसिप्लिन? यहां पर हो जाएगा, क्योंकि कैंप फायर में जो है
एक दूसरे के साथ में बातचीत होती है, एक दूसरे के साथ में मनोरंजन होता है, डांस करते हैं, गाने सुनाते हैं, या जो भी अदर एक्टिविटीज है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति में कोई योग्यता भी है, कुछ प्रतिभा है, और वो वहां पर सभी के साथ में मिलकर के अपने आप को दिखा रहा है, तो वो छिपी प्रतिभा को निखारना और सामाजिकता को बढ़ाने के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा आयोजित कैंप किस प्रकार के कैंप के अंतर्गत आते हैं? कैंप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी कम अंडर विच टाइप ऑफ कैंप? पारिवारिक कैंप, फैमिली कैंप, धार्मिक कैंप, रिलीजियस कैंप, नेतृत्व प्रशिक्षण कैंप, लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप, या आरामदेह कैंप? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है ये लीडरशिप जो है वो क्रिएट करते हैं, तो लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप या नेतृत्व प्रशिक्षण कैंप। शिविर की योजना बनाते समय बजट तैयार करना किस चरण का हिस्सा है? वाइल प्लानिंग अ कैंप प्रिपेयरिंग द बजट इज अ पार्ट ऑफ विच फेज? कैंप के बाद का चरण पोस्ट कैंप फेज, कैंप के दौरान का चरण ड्यूरिंग कैंप फेज, पूर्व कैंप नियोजन चरण प्री कैंप प्लानिंग फेज, या मूल्यांकन चरण कैंप इवेल्युएशन फेज? ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शिविर की योजना बनानी है, उसमें बजट तैयार करना है, वो कौन से चरण का हिस्सा होगा? तो जब हमको बजट तैयार करना है तो भैया बजट तो पहले ही तैयार करना पड़ेगा, ताकि समझ में आए कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पर पैसा खर्च करना है, किस मद में ज्यादा, किस मद में कम, कैसे हम किसी प्रकार की फाइनेंशियल स्थिति को बराबर बनाए रखें। तो ये पूर्व कैंप नियोजन का हिस्सा होगा, पहले ये काम करना होगा। शिविर के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत सामान्यतः किससे होनी चाहिए? द डेली शेड्यूल ऑफ अ कैंप शेड्यूल जनरली बिगिंस विद कैंप फायर, फ्लैग होस्टिंग और शारीरिक गतिविधि रोल कॉल, फ्लैग होस्टिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी रोल कॉल, लंबी दूरी की ट्रैकिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैकिंग, या मनोरंजन खेल रिक्रिएशनल गेम्स? तो यहां पर अगर हम बात करें फ्लैग होस्टिंग होगी और उसके बाद में फिजिकल एक्टिविटी या रोल कॉल। शिविर में टेंट लगाते समय हवा की दिशा का ध्यान क्यों रखा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है ये। Why is the direction of the wind kept in mind while pitching a tent in a camp? टेंट को उड़ने से बचाने और वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए, to prevent the tent from blowing away and to maintain ventilation। केवल टेंट को सुंदर दिखाने के लिए, only to make the tent look beautiful। धूप से बचने के लिए, to avoid sunlight, या इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, it has no scientific reason। भैया ठीक है, पहले वाले बनाते थे, हम भी बना रहे हैं, क्या था क्या नहीं था ये हमको नहीं पता, जो हमारे बड़ों ने बताया वो हम करते चले गए। लेकिन बेसिकली इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है कि टेंट को उड़ने से बचाने और वेंटिलेशन को बनाए रखने के लिए। यदि आप हवा की दिशा के प्रतिरोध में टेंट बना दोगे तो क्या होगा, सीधे तौर पर जो टेंट है उसके उखड़ने के चांस बने रहते हैं। इसके अलावा जो वेंटिलेशन है वो भी प्रॉपर बना रहे, ताकि अंदर किसी प्रकार का सफोकेशन ना हो। भारत में शारीरिक शिक्षा का मक्का कहे जाने वाले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज द YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास नॉन एज द मक्का ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड? 1914, 1914, 1920, 1920, 1932, 1932, 1946, 1946। बात करें तो 1920 वो वर्ष रहा है जो कि इसकी स्थापना वर्ष कहलाता है। ठीक है। और जिन साथियों को इसके आगे की भी जानकारी है तो वो लिख करके भेज दो, ताकि दूसरे जो साथी है उनको और मदद मिल जाए। हालांकि ये ऐसा टॉपिक है जो लगभग लगभग हर जो विद्यार्थी है जो फिजिकल एजुकेशन के हैं उनको पता होता है या पता होना चाहिए, इससे सवाल जो है बनता ही बनता है। HPPM अमरावती ने किस वर्ष बर्लिन ओलंपिक में भारतीय पारंपरिक व्यायामों मलखंब और लाठी का प्रदर्शन किया था? इन विच ईयर डिड HPPM अमरावती डेमोन्स्ट्रेट इंडियन ट्रेडिशनल एक्सरसाइज लाइक, या नाम अगर देखें तो मलखंब और लाठी एट द बर्लिन ओलंपिक्स? 1920 1920, 1928 1928, 1936 1936, या 1952 1952? तो 1936 वो वर्ष रहा था जब इन्होंने ये प्रदर्शन किया था, या जिस ओलंपिक में इन्होंने अपना प्रदर्शन किया था।
लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज द क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ? 1920, 1930, 1940, सॉरी 1920, 1932, 1940 या 1957? 1920, 1932, 1940 या 1957? तो सही जवाब जो है ऑप्शन बी 1932 में की गई थी। NSNIS पटियाला का नामकरण पहले NIS था, इसमें नेताजी सुभाष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? NSNIS पटियाला was formerly named NIS. In which year was the word Netaji Subhas added in Netaji Subhas added to it? 1971 1971, 1973 1973, उसके बाद में है 1980 1980 या 1986 1986। तो ये जो वर्ष है ये रहा था 1973, जब NIS को NSNIS कर दिया गया, नेताजी सुभाष जोड़ा गया। LNIPE ग्वालियर को किस वर्ष डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था? ध्यान रखना ये प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है जिसमें कि हम ये कहते हैं कि ये हमारे भारत देश के कुछ प्रतिष्ठित खेल संस्थान है, फिजिकल एजुकेशन के संदर्भ में खेल संस्थान है जो कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन से जुड़े बच्चों को पता होने चाहिए। यदि वो अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि वो कहाँ से कोई कोर्स कर सकते हैं, कहाँ से अच्छी जो शिक्षा है, प्रशिक्षण है वो ले सकें, तो इस नाते से बहुत जरूरी हो जाते हैं। इन विच ईयर वॉज LNIPE ग्वालियर ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी? ठीक है, 1985, 2000, 1995 या 2009? 1985, 2000, 1995 या 2009? तो 1995 1995 वो वर्ष रहा था जब इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पूर्व में नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वॉज इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, कब इनिशिएट किया गया? 1961 1961, 1985 1985, 1991 92, 1991 92 या 2002 2022? ध्यान रखना है यहाँ पर इसने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ में ये कहा है कि जिसका पहले नाम जो है राजीव गांधी था। अगर ये बात से कहते हैं भाई ये परिवर्तित कब हो जाए तो हमने उसकी बात की है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों को ही कंबाइंड करके जब पूछ रहा है, इसका मतलब पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? तो पहली बार जो है ये 1991-92 में स्टार्ट किया गया था। प्रथम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन है? हु इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, गीत सेठी या कर्णम मल्लेश्वरी? अब ये ध्यान रखना है, बार बार कहता हूं कि इतिहास बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है। अगर आप पहला याद रख लोगे और लेटेस्ट याद रख लोगे तो काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। अब ये पहले के संदर्भ में, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि पहली बार हॉकी में, पहली बार फुटबॉल प्लेयर को, पहली बार बास्केटबॉल को, अगर पहली बार क्रिकेट को, अगर ऐसे भी सवाल आ जाते तो हर गेम जो आपके सिलेबस में गेम है उस गेम विशेष में भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना। अब यहां पर किसी गेम विशेष की बात नहीं की गई, पहली बार की ही बात की गई है, तो विश्वनाथन आनंद जो है ये सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी और वर्तमान में इसके तहत कितनी पुरस्कार राशि जो है वो दी जाती है? इन विच ईयर वॉज द अर्जुन अवार्ड स्टार्टेड एंड व्हाट इज द करंट प्राइज मनी अवार्डेड अंडर इट? 1961 15 लाख, 1961 15 लाख, 1985 10 लाख, 1985 10 लाख, 1961 5 लाख, 1961 5 लाख या 2002 25 लाख, 2002 5 लाख? ये ध्यान रखना, शुरुआत जो है वो 1961 में ही हुई थी, लेकिन अगर हम लेटेस्ट नियमों की या लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से जाएं तो 15 लाख जो है वो पुरस्कार राशि है, इसलिए यहां पर ऑप्शन ए जो है ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1961 में शुरू किया गया था और 15 लाख जो है वो राशि दी जाती है। खेल प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? In which year was the Dronacharya Award given to sports coaches started? 1961 1961, 1985 1985, 1995 1995 या
2002। ठीक है, अब द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो 1985 में शुरू किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी के तहत वर्तमान में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? व्हाट इज द करंट प्राइस? ध्यान रखना है, यहीं पर आकर के कई बार गड़बड़ हो जाती है। आखिर आपने करंट अपडेट जो हुआ है, भले वो 2 साल 4 साल पहले हुआ हो, लेकिन वो भी करंट ही कहलाएगा। वो अपडेट कर रखा है नहीं कर रखा। तो प्राइज मनी अंडर द द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी की तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 25 लाख। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत जो धनराशि है रेगुलर कैटेगरी में वो रहती है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज। मौलाना अबुल कलाम आजाद माका जिसे कहा जाता है, माका ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? टू हुम इज द मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी अवॉर्डेड? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य को टू द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, सर्वश्रेष्ठ स्कूल को टू द बेस्ट स्कूल, सर्वश्रेष्ठ कोच को टू द बेस्ट कोच, अंतर विश्वविद्यालय दौरों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यालय को टू द बेस्ट, टू द ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। तो माका ट्रॉफी जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है विश्वविद्यालयों के लिए ही होती है। और ये ध्यान रखना ये चलित ट्रॉफी है, मतलब कि एक बार अगर कोई जीतेगा और अगली बार कोई और जीता तो ट्रॉफी जो है अगले विश्वविद्यालय को चली जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है इस सवाल का सही जवाब। इसके लिए ये प्रश्न बनता है कि चलित ट्रॉफी जो है ना वो किसके अंतर्गत है? तो माका के अंतर्गत। मनोरंजन का संरेचन सिद्धांत क्या प्रतिपादित करता है? व्हाट डज द कैथार्टिक थ्योरी ऑफ रिक्रिएशन या प्ले प्रोपाउंड? अब हिंदी में जो है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन कैथार्टिक थ्योरी के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। खेल भविष्य के जीवन की तैयारी है, प्ले इज प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ। खेल शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकालता है, प्ले एक्सपेल सरप्लस एनर्जी। खेल दबी हुई भावना और मानसिक तनाव को बाहर निकालने का एक माध्यम है, प्ले इज अ मीडियम टू रिलीज पेंट अप इमोशंस एंड मेंटल स्ट्रेस। या खेल खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का साधन है, प्ले इज अ मींस टू रिगेन लॉस्ट एनर्जी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर हम कैथार्टिक थ्योरी के अंतर्गत यदि हम देखें तो खेल जो है दबी हुई भावना और मानसिक तनाव को बाहर निकालने का एक माध्यम है, प्ले इज अ मीडियम टू रिलीज पेंट अप इमोशंस एंड मेंटल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हो रहा है, जाइए मैदान में खेलिए, दोस्तों के साथ में बात करिए अपने, उसके बाद में थोड़ा सा जो मेंटल स्ट्रेस है वो चला जाता है। कई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपना समय निकाल करके आधा घंटा या 1 घंटा जो है इस प्रकार की एक्टिविटीज में डालते हैं, तो जितना भी पाइलअप होता है दिमाग में वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। शिविर के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए ट्रेंच को टेंट से कम कितनी दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए? टू मेंटेन हाइजीन ड्यूरिंग अ कैंप, एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस शुड ट्रेंच या टॉयलेट्स बी सेट अप फ्रॉम द टेंट्स? 10 फीट टेंट के बिल्कुल पास, वेरी क्लोज टू द टेंट, 5 मीटर, 5 मीटर, 30 से 50 मीटर, 30 टू 50 मीटर्स। ठीक है, तो ट्रेंच या टॉयलेट्स की बात यहां पर हो रही है, तो कैंप से कितना दूर बनाया जाना चाहिए? तो कम से कम 30 से 50 मीटर की दूरी जो है वो वहां पर रहनी चाहिए। बिल्कुल पास तो हो नहीं सकता, 10 फीट या 5 मीटर ये बहुत पास है। हम बात कर रहे हैं हाइजीन के संदर्भ में, तो ये अधिकतम दूरी पर 30 से 50 मीटर। मनोरंजन के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हु आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ द सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले और रिक्रिएशन? शीलर एंड स्पेंसर, जी स्टेनले हॉल, कार्ल ग्रूस या मैकडूगल? तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले के संदर्भ में जो सही जवाब है वो शीलर और स्पेंसर, इस जोड़ी को याद रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के समन्वय के लिए गठित केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? In which year was the Central Advisory Board of Physical Education and Recreation established? 1947, 1950, 1954 या 1956? ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो 1950 वो वर्ष था जब इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी दैट इज 1950, 1950। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा शिविर का एक प्रकार है जो केवल साहसिक गतिविधियों में जैसे पर्वतारोहण या राफ्टिंग पर केंद्रित होता है?
Which of the following is a type of camp that focus exclusively on adventure activities like mountaineering and rafting? शैक्षणिक शिविर, एजुकेशनल कैंप, धार्मिक शिविर, रिलीजियस कैंप, स्वास्थ्य शिविर, हेल्थ कैंप या एडवेंचर शिविर, एडवेंचर कैंप। साहसिक गतिविधियों के संदर्भ में हम बात करें तो साहसिक गतिविधियां एडवेंचरस कैंप के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वॉज द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कॉर्पोरेट एंटिटी अवार्ड इंट्रोड्यूस्ड? 2002, 2002, 2005, 2005, 2009, 2009 या 2015, 2015? तो जो वर्ष है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के संदर्भ में वो 2009, 2009। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत सरकार ने ताराचंद समिति का गठन किस वर्ष किया था जिसने शारीरिक शिक्षा के विकास की सिफारिशें की थी? Immediately after independence, in which year did the government of India set up the Tarachand Committee which recommended developments in physical education? 1947, 1948, 1952 या 1953? 1947, 1948, 1952 या 1953? बहुत बढ़िया जवाब, बहुत शानदार तरीके से सही जवाब आ रहे हैं 1948, 1948 में। मनोरंजन के व्यवहारिक रूप में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सक्रिय मनोरंजन के अंतर्गत आती है? इन द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर एक्टिव रिक्रिएशन? पार्क में फुटबॉल खेलना, प्लेइंग फुटबॉल इन अ पार्क, टेलीविजन देखना, वॉचिंग टेलीविजन, रेडियो पर संगीत सुनना, लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन रेडियो, थिएटर में नाटक देखना, वॉचिंग अ प्ले इन अ थिएटर। ये ध्यान रखना, बात आ रही है एक्टिव रिक्रिएशन की। एक्टिव रिक्रिएशन मतलब जहां पर हमारे हाथ पैर चले, हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो, हमारी मसल्स जो है वो काम करो। पैसिव जहां पर हमारे हम जो है मोटर एक्शन में नहीं है, हम आराम कर रहे हैं, उस दौरान जो भी मनोरंजन हमारा हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो फुटबॉल जब हम खेल रहे हैं तो हम एक्टिव रिक्रिएशन के अंतर्गत हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रथम प्रशिक्षक कौन थे जिन्हें 1985 में सम्मानित किया गया था? हु वर द फर्स्ट कोच टू रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड इन 1985? ओ एम नाम्बियार, बीबी भागवत, ओ एम प्रकाश भारद्वाज, रमाकांत आचरेकर, गुरुचरण सिंह, पुलेला गोपीचंद, सतपाल सिंह या इनमें से कोई भी नहीं है? कि कोई नया ही जवाब अगर हो तो ठीक है, लेकिन इसमें से तो कोई नहीं, लेकिन है बिल्कुल, ठीक है ना। ओ एम नाम्बियार, बीबी भागवत और ओ एम प्रकाश, ये ओ पी भारद्वाज, ओम प्रकाश, ये ओम प्रकाश है, ध्यान रखना, ओम प्रकाश भारद्वाज। खेल ही जीवन है, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्ले इज लाइफ, दिस थ्योरी ऑफ प्ले वॉज गिवन बाय हुम? जॉन डीवी, GTW पैट्रिक, लॉर्ड केम्स या अरस्तु, जिनको हम एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो प्ले इज लाइफ, खेल ही जीवन है, ये कहने वाले जॉन डेवी थे। भारत में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स AICS का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स फॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? 1950, 1954, 1958 या 1962? 1950, 1954, 1958 या 1962? ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 1954, ऑप्शन बी 1954 में किया गया था। पूर्वानुमानित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ एंटिसिपेटरी प्रैक्टिस थ्योरी ऑफ प्ले? कार्ल ग्रूस, मैकडूगल, हर्बर्ट स्पेंसर, सिगमंड फ्राइड? भैया आज के क्वेश्चन को देख लेना, प्रश्नों की संख्या 100 है, उनको सही है 1 नंबर दे देना, गलत है 0.33 कर देना, और माइनस करना 0.33, और अगर छोड़ रहे हो तो 0 कर देना। लास्ट में 100 में से अपना नंबर जितने भी आए वही आपका प्रतिशत रहेगा। यहां अगर हम बात करें तो कार्ल ग्रूस जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब है। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु गठित राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष सामान्यतया किसे नियुक्त किया जाता है?
who is generally appointed as the chairman of the national selection committee formed for selecting athletes for the Arjun Award and खेल रत्न अवार्ड। देश के गृह मंत्री को, होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक को, द डायरेक्टर जनरल ऑफ साई, या वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान को, द करंट इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करें अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु गठित राष्ट्रीय चयन समिति का जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष जो है वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनको रखा जाता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मनोरंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को तब आकर्षित करती है जब वह अपनी इच्छा से इसमें भाग लेता है। यह विचार किसका है? रिक्रिएशन इज अ प्रोसेस दैट अट्रैक्ट्स एन इंडिविजुअल when he participate in it out of his own free will. Whose view is this? मार्टिन नेमेयर, क्ले क्राउच, एडवर्ड मूर या जी डी बटलर। ठीक है, तो ये वाला जो व्यू है ये किसके द्वारा दिया गया था, किसका है? तो ये जो है व्यू ये जी डी बटलर महोदय का है। तो कुछ नई नॉलेज या कहा जाए कि शायद कुछ कंफ्यूजन है वो भी दूर हो रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि खेल या मनोरंजन का मुख्य कार्य व्यक्ति को दिन भर की थकान से उबारने में मदद करता है? Which of the following theories believes that the main function of play or recreation is to help an individual recover from the day's fatigue? विश्राम का सिद्धांत, रिलैक्सेशन या रिक्यूपरेटिव थ्योरी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, सहज प्रतिवृत्ति का सिद्धांत, इंस्टिंक्ट थ्योरी, या क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, कॉम्पेंसेशन थ्योरी। अब पूरे दिन भर की थकान से उबरने में मदद कर रहा है, तो क्या होगा कि वो बेसिकली क्या कर रहा है? दिन भर की थकान से उबरने में मदद कर रहा है। तो दिन भर की थकान से यदि उबरने में मदद करता है तो वो रिलैक्सेशन थ्योरी के अंतर्गत नहीं आएगा क्या? तो रिलैक्सेशन थ्योरी, विश्राम का सिद्धांत या रिक्यूपरेटिव थ्योरी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना। व्यवसायिक मनोरंजन का मुख्य प्रेरक तत्व निम्नलिखित में से क्या होता है? Which of the following is the main driving factor of commercial recreation? सामाजिक सेवा, ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो सोशल सर्विस, आर्थिक लाभ या लाभ कमाना, इकोनॉमिक प्रॉफिट, प्रॉफिट मेकिंग, शारीरिक फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। यहां हम अगर बात करें तो आर्थिक लाभ या लाभ कमाना जो है वो बेसिकली इसका जो कॉमर्शियल बात कर रहे हैं, तो कॉमर्शियल में कहीं ना कहीं लाभ शामिल होता है। हर कॉमर्शियल एक्टिविटी में यही देखा जाएगा कि लाभ कहीं ना कहीं निहित है उसमें। मनोरंजन गतिविधियों के वर्गीकरण में सांस्कृतिक गतिविधियां किसके अंतर्गत आती हैं? अंडर विच कैटेगरी डू कल्चरल एक्टिविटीज फॉल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज? बौद्धिक मनोरंजन, इंटेलेक्चुअल रिक्रिएशन, कलात्मक एवं लोक अभिव्यक्ति मनोरंजन, आर्टिस्टिक एंड फोक एक्सप्रेशन रिक्रिएशन, शारीरिक मनोरंजन, फिजिकल रिक्रिएशन, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो कलात्मक और लोक अभिव्यक्ति मनोरंजन जो है वो बेसिकली इनके अंतर्गत आएगी, जहां पर हम सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करते हैं। भैया एक चीज ध्यान रखना, मैं पहले भी कहा था कि यदि आपको सवाल आसान लगते हैं, हाँ हो सकता है कि कई बार सवाल जो है कठिन भी लेकर के आते हैं, कई बार मॉडरेट भी होते हैं, कई बार आसान भी होते हैं, लेकिन अगर आपको आसान लग रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये भी हो सकता है, या ये भी होता है, या ये ही होता है कि हमारी तैयारी जो है अब उस लेवल पे है कि हम क्वेश्चन को फटाफट फटाफट निकाल लेते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए तो ये देखना कई बार हम अति उत्साह में गलत कर देते हैं, या फिर जिसको नहीं आता वो भी गलत करता है। तो थोड़ा सा अच्छी बात है कि हम अपने आप को अपडेट रखे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैंप का प्रकार उसकी अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? Which of the following types of camp is classified on the basis of its duration? सरकारी कैंप, गवर्नमेंट कैंप, स्काउट कैंप, एनसीसी कैंप, या सप्ताहांत कैंप? किसकी बात करें? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन की जब भी बात होगी
ठीक है ना। तो ड्यूरेशन की बात यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ वीकेंड कैंप, सप्ताहांत कैंप की बात आ रही है। सप्ताहांत मतलब किसी सप्ताह के अंत में, हो सकता है सैटरडे संडे हो या संडे की बात वहां पर हो या कुछ दिनों की बात वहां पर हो रही है। शिविर नियोजन के दौरान कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। ड्यूरिंग कैंप प्लानिंग ऑन व्हाट प्रिंसिपल शुड डिवीजन ऑफ वर्क बी बेस्ड। योग्यता और रुचि के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट। वरिष्ठता के अनुसार अकॉर्डिंग टू सीनियोरिटी। केवल शारीरिक बनावट के अनुसार ओनली अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेचर। या लॉटरी प्रणाली के द्वारा कि लॉटरी निकालो और काम बांट दो। तो बेसिकली योग्यता और रुचि के अनुसार जो है काम बांटे जाते हैं। ठीक है ना, ये सबसे बढ़िया तरीका है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, योग्यता के आधार पर और रुचि के आधार पर दोनों को ही शामिल कर लिया जाए। कैंपिंग में लोकतंत्रीय नेतृत्व का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय डेमोक्रेटिक लीडरशिप इन कैंपिंग? नेता द्वारा अकेले निर्णय लेना, लीडर मेकिंग डिसीजन अलोन। शिविरार्थियों के सुझावों और सहभागिता का सम्मान करना, रेस्पेक्टिंग सजेशंस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ कैंपर्स। किसी भी नियम का पालन ना करना, नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स। या बाहरी लोगों द्वारा निर्णय लेना, डिसीजन टेकन बाय आउटसाइडर्स। डेमोक्रेसी की बात होगी, डेमोक्रेटिक की बात होगी तो सभी के सुझाव ले ली जाए। तो शिविरार्थियों के सुझावों और सहभागिता का सम्मान करना यही डेमोक्रेसी के अंतर्गत भी होता है, यही डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंतर्गत भी देखा जाएगा। किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा आयोजित रूट मार्च या हाइकिंग शिविरार्थियों में किस गुण का विकास होता है? रूट मार्च और हाइकिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलप्स विच क्वालिटी इन कैंपर्स? सहनशीलता और सामूहिक एकता, एंड्योरेंस एंड कलेक्टिव यूनिटी। स्वार्थ की भावना, सेंस ऑफ सेल्फिशनेस, अकेले रहने की आदत, हैबिट ऑफ स्टेइंग अलोन। या आलस्य, लेजीनेस। तो यहां पर जो एंड्योरेंस और कलेक्टिव यूनिटी, सहनशीलता, रूट मार्च की बात हो रही है, चल रहे हैं तो वहां पर सहनशीलता जो है वो आएगी और सामूहिक एकता भी उसके साथ में आ जाएगी क्योंकि वो ग्रुप में है। शिविर के कार्यक्रमों का चयन करते समय लचीलेपन का सिद्धांत क्यों जरूरी है? वाई इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नेसेसरी वाइल सेलेक्टिंग कैंपिंग प्रोग्राम? खराब मौसम या आपातकाल के अनुसार कार्यक्रम बदलने के लिए, टू चेंज प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू बैड वेदर और इमरजेंसी। बजट बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द बजट। अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने के लिए, टू एनकरेज इनडिसिप्लिन। या नेताओं को आराम देने के लिए, टू गिव रेस्ट टू लीडर्स। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वो लचीलापन नहीं है जो हम शारीरिक तौर पर देखते हैं। यहाँ लचीलेपन का मतलब कि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव बनाए हुए उसमें थोड़ा सा लचीलापन रखें कि ठीक है अगर खराब मौसम है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, या कोई आपातकाल है तो हम अपने कार्यक्रमों को बदल लें। हम उस पर रिजिड ना रहे कि नहीं साहब हमने तो पहले ही दिन लिख दिया था कि ये होगा तो अब होने दो, मौसम खराब होने दो, आने दो, बिजली गिरने दो, हम नहीं बदलेंगे। उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी जो है बहुत जरूरी हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा हम लचीला रख सकते हैं। कैंप के दैनिक कार्यक्रम में सिएस्टा का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज सिएस्टा मींस इन द डेली शेड्यूल ऑफ अ कैंप? सुबह की प्रार्थना, मॉर्निंग प्रेयर। दोपहर का विश्राम काल, आफ्टरनून रेस्ट टाइम जिसको हम नैप भी कहते हैं। रात का भोजन, नाइट डिनर। या टेंट की सफाई, टेंट क्लीनिंग। ठीक है, सिएस्टा की जब बात होती है तो दिन दोपहर बाद का कुछ समय जो है वो इसके अंतर्गत आता है। तो दोपहर बाद का जो कुछ समय है वो कैंपिंग में सिएस्टा के तौर पर आता है, तो उसको हम नाम देते हैं दोपहर का विश्राम समय। और विश्राम समय जो है वो नैप है, मतलब कि छोटे से अंतराल में हम अपने शरीर को आराम दे दें ताकि हम बाद के समय के लिए, बाद की शाम है, रात है, उसके लिए वापस से एक बार और तैयार हो सकें। तो थोड़ा ये आराम का समय होता है। शारीरिक शिक्षा का इतिहास पुस्तक के अनुसार भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ड्रिल को स्कूलों में किस वर्ष अनिवार्य किया गया था? According to the history of physical education, in which year was drill made compulsory in schools during British rule in India? 1835, 1835, 1882, 1882, 1910, 1910 या 1920, 1920। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो 1882 वो वर्ष था जब इसे अप्लाई किया गया था, 1882। 1932 में स्थापित क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की शुरुआत किस विदेशी मिशनरी के प्रयासों से जुड़ी है? द स्टार्टिंग ऑफ द क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ established in 1932 in is associated with the efforts of which foreign missionary? E.W. टेडमेयर, H.C. बक, J.A. मूर या उपरोक्त में से कोई भी
नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति है, जो पर्सनैलिटी है, वो है E.W. टेडमेयर। और ये ध्यान रखना, लिख करके भी यहाँ पे दिखा रखा है आपको, ये मेथोडिस्ट चर्च से संबंधित थे। तो कभी ये सवाल आ जाए तो उसको भी अपडेट यहाँ लिख करके कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का प्रथम स्वदेशी शारीरिक शिक्षण संस्थान माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडिजिनस फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? YMCA मद्रास, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, कांदीवली संस्थान या HVPM अमरावती? तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें, जो हम भारतीय की बात होने की कह रहे हैं, तो HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, HVPM अमरावती। स्वतंत्रता से पूर्व बंगाल में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वॉज द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, जिसको अब हम कोलकाता कहते हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस? 1920 1920, 1932 1932, 1940 1940 या 1945 1945? ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो वर्ष है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना के संदर्भ में, वो रहा है 1940, 1940। वर्ष 1956-57 में शुरू की गई मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के तहत वर्तमान में विजेता विश्वविद्यालय को कितनी पुरस्कार राशि जो है वो प्रदान की जाती है? अंडर द मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी स्टार्टेड इन 1956-57, व्हाट इज द करंट प्राइज मनी अवार्डेड टू द विनिंग यूनिवर्सिटी? जितने भी पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय हैं और या अपने अपने राज्य के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो जो भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनकी जो भी राशि है और क्या क्या दिया जाता है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ पे हम बात करें 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख, तो वर्तमान में अगर हम देखें तो 15 लाख रुपए जो है ये प्रदान किए जाते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व देश में शारीरिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए गठित व्यायामशालाओं को आर्थिक सहायता देने की शुरुआत किस आयोग ने की थी? Which commission started giving financial aid to Vyayamshala established for the promotion of physical education in the country before independence? आजादी के पहले की बात हो रही है। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 हंटर कमीशन, या सैंडलर आयोग 1917, या सार्जेंट योजना सार्जेंट रिपोर्ट 1944, या राधा कृष्णन आयोग दैट इज राधा कृष्णन कमीशन? ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो 1882 में तो भारतीय शिक्षा 1882 भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हंटर कमीशन के रूप में भी देखते हैं। तो यहां पर सही जवाब ऑप्शन ए। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNIPE ग्वालियर ने किस वर्ष एकीकृत 4 वर्षीय बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPE कोर्स की शुरुआत की थी? In which year did LNIPE Gwalior introduce the integrated 4-year Bachelor of Physical Education BPE course? 1957, 1957, 1963, 1963, 1975, 1975 या 1980, 1980? ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है किसकी? 4 वर्षीय बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPE कोर्स की शुरुआत कब की थी? ठीक है, और इसके साथ में ये भी ध्यान रखना कि अगर हम बात करते हैं इस ऐसे सवाल की, तो जो मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री कब आई थी वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगली बार सवाल हो सकता है कि मास्टर डिग्री के संदर्भ में ही बन करके आ जाए। तो किसी प्रकार का कोई सवाल, अगर मैंने पहले भी कहा था, किसी प्रकार का कोई सवाल यदि हम देखते हैं तो उस सवाल को हमको एक बार और उसके आगे पीछे, उसके अगल बगल में उससे संबंधित कोई सवाल अगर होता है तो वो हमको पता रहना चाहिए।
चलिए यहां पर हम बात करते हैं इसकी किसकी कि 4 ईयर की बात करते हैं, ठीक है ना। 4 ईयर की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको अपडेट रहना होगा कि जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो 3 की बात होती है, लेकिन यहां बहुत विशेष तौर से पूछा है 4 वर्षीय एकीकृत। एकीकृत का मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स की बात यहां पर हो रही है। तो उस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो 1963 1963। आगे देखो, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में गठित अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? Who was the first president of the All India Council of Sports formed by the Government of India in the year 1954? जनरल के एम करियप्पा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महाराजा यादवेंद्र सिंह या डॉक्टर सी डी देशमुख। ठीक है, तो जब हम इस सवाल के संदर्भ में जाएं तो जनरल के एम करियप्पा इस सवाल के संदर्भ में सही जवाब होंगे। शारीरिक शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर को तय करने वाली संस्था एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के कोर्सेज जैसे बीपीएड एमपीएड को किस वर्ष से विनियमित कर रही है? फ्रॉम विच ईयर एनसीटीई द बॉडी डिटरमाइनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन रेगुलेटिंग फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज लाइक बीपीएड एंड एमपीएड? 1973, 1973, 1986, 1986, 1995, 1995 या 2005 2005। तो बीपीएड एमपीएड जैसे कोर्सेज एनसीटी के थ्रू जब हम देखते हैं तो वो 1995 से जो है इसको गवर्न कर रही है। लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल एजुकेशन कॉलेज का उत्तर पूर्वी केंद्र कहां पर स्थित है? वेयर इज द नॉर्थ ईस्ट रीजनल सेंटर ऑफ लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन लोकेटेड? इम्फाल में, गुवाहाटी में, शिलोंग में या अगरतला में? नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, सारे ही नाम हमको नॉर्थ ईस्ट में ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नॉर्थ ईस्ट रीजनल सेंटर की बात करते हैं तो जवाब जो है वो गुवाहाटी होगा, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय खेल नीति भारत में पहली बार किस वर्ष घोषित की गई थी? कुछ साथी इम्फाल करें भैया तो थोड़ा ध्यान रखना, इम्फाल के संदर्भ में एक और प्रश्न बनता है। क्या बनता है सोच के देखो। इन विच ईयर वॉज द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉर्मुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? 1961, 1984, 2001 या 2011? 1961, 1984, 2001 या 2011? ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो 1984 वो वर्ष रहा था जब राष्ट्रीय खेल नीति भारत में पहली बार घोषित हुई थी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एथलीट पुरुष और पहली महिला एथलीट कौन थे? Who was the first male athlete and first female athlete to receive the Arjun Award in athletics? गुरबचन सिंह रंधावा और स्टेफी डिसूजा, मिल्खा सिंह और पीटी उषा, श्री राम सिंह और शाइनी विल्सन या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो सही जवाब जो है वो हो जाएगा गुरबचन सिंह रंधावा और स्टेफी डिसूजा, ऑप्शन ए। क्रिकेट खेल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन है? Who is the first द्रोणाचार्य अवार्ड विनर इन द गेम ऑफ क्रिकेट? रमाकांत आचरेकर, रवि शास्त्री, गुरचरण सिंह या देश प्रेम आजाद? ठीक है, तो अब जो कहा था ना कि पहली पहली बार की जो चीजें हैं वो हमको याद रखनी चाहिए। अब यहां पर अगर हम देखें तो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात हो रही है, लेकिन प्रथम की भी किसके संदर्भ में? क्रिकेट के संदर्भ में। तो जो भी सिलेबस में गेम है उसके प्रथम को याद कर लो, उसके लेटेस्ट को याद कर लो। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है देश प्रेम आजाद, ऑप्शन डी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, कुंजा रानी देवी या साइना नेहवाल? ठीक है, वही पहली बार। और महिलाओं के संदर्भ में तो वैसे भी प्रश्न जो है संभावना रहती है कि बन करके आएगा। ठीक है ना, और इस बार का जो ओलंपिक है उसमें तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से स्थान रहे हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेना। इस सवाल के जवाब में देखें तो कर्णम
मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी इंस्टीट्यूटेड? 1954 55, 1956 57, 1961 62 या 1985 86? 1954 55, 1956 57, 1961 62 या 1985 86? ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जवाब। और जवाब जो है क्या आ जाएगा? 1956 57, 1956 57। खेल पुरस्कारों के संदर्भ में द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के तहत कितनी पुरस्कार राशि जो है प्रदान की जाती है? विद रेफरेंस टू स्पोर्ट्स अवार्ड व्हाट इज द प्राइज मनी अवार्डेड अंडर द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी? ध्यान रखना, कैटेगरी चेंज हो गई है। यही बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अवार्ड को देख करके जवाब दे रहे हैं या प्रश्न को पूरा करके कि एक्चुअल में क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पे हम बात करें 20 लाख, अच्छा ये दोनों एक ही हो गए हैं, 20 लाख, इसको 25 लाख कर देते हैं, चलो 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख या 10 लाख। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो जवाब जो है वो 15 लाख, ऑप्शन सी। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खेल पुरस्कारों के समकक्ष दिया जाता है? द तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इज गिवन इक्विवेलेंट टू स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच फील्ड? साहसिक गतिविधियों के संदर्भ में, क्रिकेट के लिए, कुश्ती के लिए या शतरंज के लिए? तो तेंजिंग इन नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किसके लिए होगा? एडवेंचर अवार्ड है, तो वहीं यहां पर हम साहसिक गतिविधियां या एडवेंचरस एक्टिविटीज के संदर्भ में आ जाएंगे। ध्यान रखना, अगर हिंदी इंग्लिश कहीं बदल दी तो फिर इस प्रकार का जो सवाल है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर हम पहले से उसके बारे में जानते नहीं हैं। मनोरंजन का पुनरावृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बाय होम द रिकैपिटुलेशन थ्योरी ऑफ प्ले प्रोपाउंड? जी स्टैनले हॉल, कार्ल ग्रूस, जॉन डेवी या मैकडुगल? ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो जी स्टैनले हॉल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। शिविर प्रबंधन में क्वार्टर मास्टर की मुख्य भूमिका क्या होती है? What is the main role of quartermaster in a camp management? प्राथमिक चिकित्सा देना, टू गिव फर्स्ट एड, स्टोर उपकरण और रसद भोजन सामग्री की देखरेख और आपूर्ति, केयर सप्लाई ऑफ स्टोर्स इक्विपमेंट एंड राशंस फूड मटेरियल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना, टू ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम्स या शिविरार्थियों की हाजिरी लेना, टू टेक अटेंडेंस ऑफ कैंपर्स? क्वार्टर मास्टर की जो काम है वो है स्टोर के लिए, उपकरण के लिए और रसद का मतलब जो भोजन सामग्री है उसकी देखरेख, उसकी आपूर्ति के बारे में जानकारी रखना ताकि किसी प्रकार की कमी ना हो और इनका मैनेजमेंट जो है अच्छी तरीके से हो जाए जब तक कि कैंप जो है पूरा नहीं हो जाता। मनोरंजन के सहज प्रवृत्ति सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति खेल में क्यों भाग लेता है? अकॉर्डिंग टू इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी ऑफ रिक्रिएशन व्हाई डज अ पर्सन पार्टिसिपेट इन प्ले? समाज के दबाव के कारण, ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, थकान मिटाने के लिए, टू रिमूव फटीग, धन कमाने के लिए, टू अर्न मनी, जन्मजात प्रवृत्तियों के कारण या बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल इनेट इंस्टिंक्ट? इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस की जब हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली जब हम बात करते हैं तो वो जन्मजात प्रवृत्तियों के अंतर्गत आ जाता है। यहीं पे ही जन्मजात प्रवृत्तियों के कारण ये सवाल का जवाब होगा। राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी जिसमें पूर्व के कई कार्यक्रमों का विलय कर दिया गया? In which year was the National Fitness Corps (NFC) established, merging several previous programs? 1954, 1965, 1971 या 1986? 1954, 1965, 1971 या 1986? तो ये जो वर्ष है वो रहा था 1965, 1965, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शिविर का प्रकार मुख्य रूप से मानसिक रूप से विक्षिप्त या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए लगाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैंप इज मेनली ऑर्गेनाइज्ड फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली चैलेंज्ड और फिजिकली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स? सुधारात्मक शिविर, करेक्टिव कैंप, सैन्य शिविर, मिलिट्री कैंप, साधारण मनोरंजन शिविर, लेजर कैंप या स्काउट एंड गाइड शिविर, स्काउट और गाइड कैंप? तो शारीरिक रूप से जो दिव्यांग व्यक्ति है उनमें किसी प्रकार के सुधार हो, उनमें किसी प्रकार के थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है उनके द्वारा कुछ बेहतरी हो, इस कारण से लगाया जाता है सुधारात्मक शिविर या करेक्टिव कैंप्स।
ध्यान रखना ये नाम जो है कहीं ना कहीं आपको थेराप्यूटिक कैंप्स के संदर्भ में भी मिल सकता है, तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? इन हाउ मेनी कैटेगरीज इज द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अवार्डेड? 2 श्रेणी में, 4 श्रेणी में, 5 श्रेणी में या 6 श्रेणी में? तो ये जो अवार्ड है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये बेसिकली 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। 4 श्रेणियों में अगर दिए जा रहे हैं तो ऑप्शन बी को हमको यहां पर चुनना होगा। स्वतंत्रता के बाद 1953 में शुरू की गई राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम स्टार्टेड इन द ईयर 1953? प्राथमिक विद्यालयों में खेल अनिवार्य करना, टू मेक स्पोर्ट्स कंपलसरी इन प्राइमरी स्कूल्स, केवल स्टेडियम बनाना, ओनली टू बिल्ड स्टेडियम्स, योग को बढ़ावा देना, टू प्रमोट योग, देश में एलीट एथलीटों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना, टू प्रोवाइड साइंटिफिक कोचिंग टू एलीट एथलीट्स इन द कंट्री। यहां पर अगर हम बात करें तो देश में जो एलीट, एलीट का मतलब जो अच्छे उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले एथलीट हैं उनको वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना, ताकि वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा बेहतर हो, उनमें और ज्यादा सुधार हो, और इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा कि देश को अवार्ड मिलेंगे। पैसिव रिक्रिएशन, निष्क्रिय मनोरंजन की विशेषता क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैसिव रिक्रिएशन? ये प्रश्न आज की क्लास में एक्टिव के संदर्भ में लेकर के आए थे, अब पैसिव के संदर्भ में समझो। इसमें भारी शारीरिक श्रम होता है, इट इन्वॉल्व्स हैवी फिजिकल एक्सर्शन। इसमें खिलाड़ी मैदान पर दौड़ता है, द प्लेयर रन्स ऑन द फील्ड। व्यक्ति बिना सक्रिय शारीरिक भागीदारी के केवल दर्शक या श्रोता के रूप में आनंद लेता है। द पर्सन एंजॉय स्पेक्टेटर और लिसनर विदाउट एक्टिव फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। इसमें ऊर्जा की अत्यधिक खपत होती है, टू इट कंज्यूम हाई एनर्जी। आराम से बैठो, रेडियो सुनो, यूट्यूब देखो, इंस्टा देखो, सिनेमा हॉल में चले जाओ, बैठ करके पूरी मूवी देखो। जहां पर किसी प्रकार की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या तो आप दर्शक हो या आप श्रोता हो, ठीक है ना। दर्शक है तो देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, श्रोता है तो केवल सुन रहे हैं, तो ऑप्शन सी। वर्ष 2020 में खेल पुरस्कारों की राशि में भारी संशोधन किया गया। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? इन द ईयर 2020 the sports award prize money was heavily revised. Arjun award money was increased from 5 lakh to how much? 10 लाख कर दी गई, 15 लाख कर दी गई, 20 लाख कर दी गई या 25 लाख कर दी गई? तो कितनी कर दी गई? ये कर दी गई 15 लाख, 15 लाख। मनोरंजन का आत्म अभिव्यक्ति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बाय whom was the self expression theory of play recreation propounded? बर्नार्ड एस मेसन एंड मिशेल, सिगमंड फ्राइड, गट्स मत्स या पेस्टालॉजी के द्वारा। ठीक है, तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो है बर्नार्ड एस मेसन और मिशेल के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? In which year was the National Sports Development Fund NSDF established by the Government of India? 1991, 1998, 2002 या 2010, 1991, 1998, 2002 या 2010? इस सवाल का जवाब बहुत बढ़िया तरीके से यदि हम देखें कि राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये 1998 में किया गया था। मनोरंजन का आनंददायी सिद्धांत क्या संकेत देता है? व्हाट डज द प्लेजर और कंपनसेशन थ्योरी ऑफ रिक्रिएशन इंडिकेट्स? आपको साथियों ने जो पहले कंपनसेशन जवाब के तौर पर भेजा था उसका जवाब कहां पर बनना चाहिए वो समझ लो। खेल व्यक्ति को मानसिक कुंठाओं से मुक्त कराता है। प्ले प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ प्लेजर बाय रिलीजिंग मेंटल फ्रस्ट्रेशन। खेल केवल दर्द देता है। प्ले ओनली गिव्स पेन। खेल से आर्थिक नुकसान होता है। प्ले कॉजेस इकोनॉमिक लॉस। तो उसी को वो कंपनसेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? और खेल केवल बच्चों के लिए, प्ले इज ओनली फॉर चिल्ड्रन। वहां पर जो सवाल आप लोगों का गलत हुआ था वो अब समझ लो कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, कंपनसेशन थ्योरी की, तो वो मानसिक कुंठाओं से मुक्त करने के लिए बात करता है। शिविर में टेंट के चारों ओर छोटी नाली क्यों खोदी जाती है? वाई इज ए स्मॉल डिच और ट्रेंच डग अराउंड द टेंट्स इन अ कैंप? ठीक है,
टेंट को सुंदर दिखाने के लिए, टू मेक द टेंट लुक ब्यूटीफुल। आग जलाने के लिए, टू लाइट अ फायर। कूड़ा फेंकने के लिए, टू थ्रो गार्बेज। बारिश के पानी और कीड़े मकोड़ों को टेंट के अंदर आने से रोकने के लिए, टू प्रिवेंट रेन वाटर एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड द टेंट। तो अगर किसी टेंट के चारों तरफ नाली अगर खोदी जा रही है तो वहां से जो जानवर है वो अंदर टेंट तक ना पहुंचे। आपने ये बड़े संस्थानों के बाहर भी देखा होगा, सड़क लगातार नहीं होती, सड़क के बीच में एक स्पेस होता है और उस पर जाली लगाई जाती है लोहे की। उसका भी जो कारण है वो भी यही है कि किसी प्रकार से जो इस प्रकार की समस्याएं वो दूर रहे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इन विच ईयर वाज द नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम NSTSS लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 2011, 2011, 2015, 2015, 2018, 2018 या 2021, 2021? ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो जवाब जो है ऑप्शन बी, दैट इज 2015, 2015। द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला प्रशिक्षक कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल कोच टू विन द द्रोणाचार्य अवार्ड? हंसा शर्मा भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में। पूर्णिमा महतो तीरंदाजी आर्चरी में। रेणुका यादव या सुनीता शर्मा क्रिकेट में। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला प्रशिक्षक। फिर वही बात कि पहली बात तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में ही बात कर ली प्रथम की, और उसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण रूप से कि महिला प्रशिक्षक की बात कर ली। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो हंसा शर्मा जो कि भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग के संदर्भ में है सही जवाब। मनोरंजन अवकाश के समय की ऐसी स्वैच्छिक गतिविधि है जो आंतरिक प्रेरणा से संचालित होती है, तत्काल संतोष प्रदान करती है। सटीक परिभाषा किसने दी? रिक्रिएशन इज अ वॉलंटरी एक्टिविटी ड्यूरिंग लेजर टाइम मोटिवेटेड बाय इंटरनल डिजायर एंड यील्डिंग इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। हु गेव दिस एग्जैक्ट डेफिनेशन? जीडी बटलर, थॉमस वुड, एसडी मेयर और सीके ब्राइट बिल या एडवर्ड लिंडमैन? ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो जो मेयर महोदय है, ये सिंगल भी आ सकता है, ध्यान रखना, अगर सिंगल आ जाए तो मेयर महोदय को याद करना है। वैसे अगर यहां पर देखें तो HD मेयर और इनके साथ में CK ब्राइट बिल, इन दोनों के संदर्भ में इस सवाल का जवाब जो है वो जाना जाता है। खेल और मनोरंजन का कैथारसिस सिद्धांत मूल रूप से किस प्राचीन दार्शनिक के विरेचन सिद्धांत पर आधारित है? द कैथार्टिक थ्योरी ऑफ प्ले एंड रिक्रिएशन इज ओरिजिनली बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ कैथारसिस of which ancient philosopher? सुकरात सोक्रेट्स, प्लेटो, अरस्तु एरिस्टोटल या रूसो? ठीक है, तो यहां पर जो नाम आएगा वो आएगा एरिस्टोटल, अरस्तु का। ठीक है ना, और उसी को ही आगे चल करके फिर हमने उसका दूसरा रूप देखा है। कैंपिंग के दौरान शेफर्ड्स हुक या टिम्बर हिच गांठ का प्राथमिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? भैया गांठ को भी अच्छे से देख लेना कि कौन सी गांठ जो है वो काम आती है विशेष तौर से कैंपिंग में, ड्यूरिंग कैंपिंग और फर्स्ट एड में भी। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ टिम्बर हिच नॉट? दो बराबर मोटाई की रस्सियों को आपस में जोड़ने के लिए, टू जॉइन टू रोप्स ऑफ इक्वल थिकनेस। भारी लकड़ी के लट्ठों को खींचने या टेंट के भारी खूंटों को सहारा देने के लिए, टू हॉल हैवी लॉक्स ऑफ वुड और सपोर्ट हैवी टेंट पोल्स। पट्टी बांधने के लिए, टू टाई अ बैंडेज या टेंट की खिड़की बंद करने के लिए, टू क्लोज द टेंट विंडोज। तो यहां अगर हम देखें तो भारी लकड़ी के लट्ठों को खींचने या टेंट के भारी खूंटों को सहारा देने के लिए शेफर्ड्स हुक या टिम्बर हिच गांठ का प्रयोग किया जाता है। मनोरंजन का क्षतिपूर्ति सिद्धांत क्या प्रतिपादित करता है? व्हाट डज द कॉम्पनसेशन थ्योरी ऑफ रिक्रिएशन प्रोपाउंडेड? अब आ जाओ, अब शायद वापस से इस प्रश्न को लेकर के आए हैं तो थोड़ा सा देखना कि सही जवाब निकल करके आना चाहिए। व्यक्ति खेल के माध्यम से पैसे की कमी को पूरी करता है। एन इंडिविजुअल कॉम्पनसेट फॉर लैक ऑफ मनी थ्रू प्ले। व्यक्ति अपने काम के दौरान अधूरी रह गई मानसिक या शारीरिक इच्छाओं संतुष्टि को मनोरंजन के माध्यम से पूरा करता है। एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइज अनफुलफिल्ड फिजिकल और मेंटल डिजायर ऑफ वर्क थ्रू रिक्रिएशन। लेकिन ध्यान रखना, प्रश्न का तरीका जो है वो बदला हुआ है, एज इट इज नहीं है। जो मैं कहता हूं कि आत्मा वही और शरीर नया। खेल केवल बच्चों के शारीरिक नुकसान की भरपाई है। प्ले इज ओनली अ कंपनसेशन फॉर चिल्ड्रंस फिजिकल लॉस, या उपरोक्त में से कोई भी
नहीं। तो व्यक्ति अपने काम के दौरान जो अधूरी रह गई मानसिक या शारीरिक इच्छाएं हैं, संतुष्टि है, उनको मनोरंजन के माध्यम से पूरा करता है, वही उसका क्षतिपूर्ति सिद्धांत या कॉम्पनसेशन थ्योरी कहलाता है। स्वतंत्रता के पश्चात किस समिति की सिफारिश पर 1961 में कौल कपूर समिति की रिपोर्ट के आधार पर एनआईएस पटियाला की स्थापना का निर्णय लिया गया था? Post independence, on the recommendation of which committee based on the Kaul Kapoor committee report was the decision taken to establish NIS Patiala in 1961? ताराचंद कमेटी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कुंजरू समिति या अखिल भारतीय खेल परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट, जिसको शॉर्ट में AICS के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना कि AICS, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, अखिल भारतीय खेल परिषद के जो रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर इसको किया गया था। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली डिग्रियों के समन्वय के लिए यूजीसी के द्वारा गठित शारीरिक शिक्षा के लिए पैनल के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? Who was appointed as the first chairman of the panel for physical education constituted by the UGC to coordinate degrees in physical education? डॉक्टर CD देशमुख, प्रोफेसर करण सिंह, डॉक्टर PM जोसेफ या डॉक्टर अजमेर सिंह? तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो है वो डॉक्टर PM जोसेफ जो है वो रहे थे। प्रथम अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने काम किया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार के वैधानिक नियमों के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में नियमित और लाइफ टाइम दोनों श्रेणियों को मिलाकर अधिकतम कितने प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है? According to the statutory rules of the Dronacharya Award, a maximum of how many coaches can be awarded in a single calendar year, combining both regular and lifetime categories? अधिकतम 3, मैक्सिमम 3, अधिकतम 5, मैक्सिमम 5, सामान्यतः अधिकतम 5 प्रत्येक श्रेणी में, या कुल मिलाकर कुल दिशा निर्देशों के तहत 15 तक। जनरली कैप्ड पर कैटेगरी बाय मिनिस्ट्री नॉर्म्स, टिपिकली 5 इन ईच स्टैंडर्ड स्ट्रीम। ठीक है, और यहां पर है कि कोई सीमा नहीं है, तो कोई सीमा नहीं है ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम देखें तो सामान्यतया अधिकतम 5 प्रत्येक श्रेणी में, यहाँ ऑप्शन सी जो है ये सही जवाब होगा। तो इस प्रकार आज के जो हमारे 100 प्रश्न हैं जो हम किस में लेकर गए थे, कैंपिंग के अंतर्गत, हम भारत के जो संस्थान है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स से संबंधित उनको लेकर के आए, हम अवार्ड्स को लेकर के भी जो है प्रश्न लेकर के आए, साथ ही साथ जो इतिहास में भारत के स्वतंत्रता पश्चात और स्वतंत्रता के पहले किस प्रकार का कुछ इतिहास रहा है उसके संदर्भ में भी कुछ प्रश्न लेकर के आए थे। प्रश्नों का लेवल कुछ मॉडरेट था ये, ताकि इस प्रकार के प्रश्न यदि आ जाए तो कई बार हम किसी प्रकार की कंफ्यूजन में ना रहे या ओवर एक्साइटमेंट में सवालों को गलत ना कर दें। ठीक है, तो चलिए यहां पर अपने 100 सवाल पूरे होते हैं। अब तैयारी आपको करनी है।